नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला के बाग लगाएं, अच्छी आय कमाएं। बरसात के मौसम में मुर्गियों की करें उचित देखरेख। अपने राज्य में किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और बागवानी में यदि बात आंवला की करें तो जो किसान आंवला के बाग लगाना चाहते हैं वे किसान इस समय आंवला का बाग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें ताकि आने वाले समय में आंवला के बाग से अच्छी आय मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। आजकल जो आंवला है उसकी काफ़ी डिमांड देखी गई है, खासकर चाहे मुरबा, कैंडी और अथवा तो दूध से कई तरह के जो औषधीय रूप में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, अच्छी मुनाफे वाली फसल है और कम समय में ही पैदावार देने लग जाती है। इसमें देखरेख की भी कम आवश्यकता होती है। आंवला की बागवानी अपने राज्य में कम पानी में आसानी से की जा सकती है और आंवला की सफल बागवानी करके अच्छी आय कमा सकते हैं। बस जरूरत है कि आप आंवला की बागवानी उन्नत तरीके से करें। किसान भाइयों, जैसा कि आंवले के पौधे की रोपाई का समय चल रहा है, किसान आंवला की उन्नत किस्मों का चयन करके रोपाई कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको आंवला के बाग से अधिक फल उत्पादन मिल सके। आंवले की कई उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनका चयन करके हम अच्छे पैदावार ले सकते हैं। जो वैरायटी के अनुसार इसमें, क्योंकि चकैया, हाथीजूल, कृष्णा, कंचन, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 10, तो ये वैरायटी का जो चयन है वो हम किस साइज के हम आंवला लेना पसंद करते हैं अथवा हमारी आवश्यकता क्या है, हमें मुरबा के लिए आवश्यकता के लिए चाहिए, हमें कैंडी के लिए चाहिए, तो उसके अनुसार भी आजकल अच्छी अच्छी इसकी किस्में विकसित हो गई है, तो उनका हम चयन करके हम आंवले से अधिक लाभ ले सकते हैं। जब भी हम पौधों को रोपण करें तो कभी भी हमें एक किस्म के पौधे ही नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें सेल्फ बंध्यता की समस्या भी देखी गई है। तो जब भी हम आंवला लगा रहे हैं, आंवला लगाते समय हमें 2 किस्में हमें अवश्य लगानी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जो परागकण होता है, परागकण होने से जो एक तरफ फलन वाली समस्या या अफलन वाली जो समस्या है वो उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। तो जो गड्ढे हैं वो गड्ढे लगभग 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे हम गड्ढे खोद लेते हैं। गड्ढा खोदने के बाद में हमें आधी मिट्टी एक तरफ रखनी होती है और आधी जो नीचे वाली मिट्टी होती है उसको खेत में फैला देनी होती है। उसमें हमें लगभग जो 1 महीना तक हम खुला छोड़ने के बाद में, 1 महीना होने के बाद में जब उसमें जो भी जीवाणु अथवा बैक्टीरिया जो मिट्टी में थे वो खत्म होने के बाद में अच्छी सड़ी गोबरी खाद, ये हमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो भी हमें मिट्टी की जांच के अनुसार हमें उसमें डालना जरूरी होता है। को अच्छी तरह से मिला के हमें गड्ढा पूर्ण भर देना होता है। तो आंवले के जो कतार से कतार है, यानी हम लगभग 25 से 30 फीट की दूरी हम उसमें रख लेते हैं। वो डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं। यदि कोई बोनी किस्म है तो हम आंवले को लगभग 6 से 7 मीटर की हाइट दूरी पे भी हम उसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आंवला के बाद बाग में हल्की सिंचाई करें और जब तक पौधे छोटे रहें तब तक आप बाग में कम बढ़वार वाली फसलों को ले सकते हैं। ऐसा करने से बाग में पड़ी खाली जमीन का तो सदुपयोग होगा ही, साथ ही आपको बाग में लगाई गई फसलों से अतिरिक्त आय भी मिलेगी। जिन पौधों का हमने चयन किया था उन पौधों को हमें लाके उस गड्ढे में लगाना होता है। पौधे लगाते समय ये हमें जरूर ध्यान में रखना होता है कि जो
अपना जो साइन और रूट स्टॉक वाला जो पोर्शन था वो हमेशा जमीन से ऊपर ही होना जरूरी होता है। इसके लिए हम ये करते हैं कि जो पॉलीथीन है जिसमें जो अपना पिंड जो है मिट्टी का, उसी आधार तक ही हमें जमीन में रखना होता है। कई बार अक्सर ये देखने में आता है कि किसान है जो पौधे को बड़ा गहरा लगा देते हैं, उससे ये होता है कि जो अपना जो साइन जो जिस हमें डिजायरेबल जो करेक्टर वाली जो साइन थी वो खत्म हो जाती है, रूट स्टॉक जो हो जाता है, तो कई बार किसानों को पता नहीं चल पाता। 3 साल तक हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि जो नीचे जो फुटान होता है, रूट स्टॉक जो मूलवृंत है उसमें सीधी कोई फुटान होता है तो उस फुटान को भी हमें हटाते रहना चाहिए। साथ ही अक्सर ये देखते हैं कि क्योंकि 3 साल तक किसानों को किसी तरह का कोई बगीचा है, तो हम जो अपने आंवले का जो बगीचा लगा रहे हैं उसमें 3 साल तक आमदनी लेने के लिए हम उसमें सब्जियां भी उगा सकते हैं। तो सब्जियों में खासकर हम जो दलहनी जो फसलें हैं, क्योंकि जो ये नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य भी करती हैं, तो उसमें हम दलहनी फसलें लगा सकते हैं। साथ ही हम साग सब्जियां भी उसमें लगा सकते हैं। साग सब्जियों में तेल वाली सब्जियां है जिसको हम कद्दूवरी की सब्जियां भी बोलते हैं, लेकिन उसमें हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि फसल हम उसमें ऐसी चयन करें जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती हो, क्योंकि कई बार हम किसान भाई अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल का चयन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो अपनी जो मुख्य जो फसल है जैसे आंवला है, तो उस आंवला पे मुख्य फसल का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना होता है क्योंकि इसमें जो पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो फरवरी प्रारंभ होती है, फिर ये डोर में सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, तो उस समय हमें पानी को रोक देना चाहिए। इसमें अधिक काट छांट की आवश्यकता नहीं होती। काट छांट केवल हम प्रारंभिक स्तर पर करते हैं, बाद की अवस्था में हम इसमें किसी तरह की काट छांट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, अच्छी मुनाफे वाली फसल है और कम समय में ही पैदावार देने लग जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। कुमावत के नेतृत्व में सांभर लेक XVN कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कोटा में बहुचर्चित 15 वर्षीय कोचिंग छात्रा मर्डर मामले में कोर्ट का फैसला आया, दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। भरतपुर में राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संयोजक ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देख रेख और प्रबंधन करना। लेकिन मुर्गी पालक अक्सर मुर्गियों की देखभाल में लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती है और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। और जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों रेख किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SK श्रीवास्तव। जहाँ तक मुर्गियों के आवास प्रबंधन की बात है, विशेष करके जो हमारा अभी मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, उसमें हमको कई सारी सावधानियों के साथ हमको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं कि हमको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं से भी आपके मुर्गी जो फार्म है, शेड है, उसमें कहीं बरसात का पानी अंदर ना आता हो। वहाँ अगर कुछ रिपेयर की ज़रूरत है तो पहले से ही करवा लें। मुर्गियों में खासतौर से उनके शरीर के तापमान को सहन करने और उसके अनुरूप ढालने की क्षमता थोड़ा कम होती है, तो हमको उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। और बरसात का मौसम ऐसा है कि ना इसमें ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड होती है। अगर बहुत दिनों तक, मान लीजिए 3-4 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा
रहा तो ठंडक हो जाएगी, तो हमको उसके अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। अगर 3-4 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है। तो ये व्यवस्थाएं हमेशा ध्यान में रखकर ही जो आवास प्रबंधन है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको आवास में वेंटिलेशन की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो लिटर बिछावन जो होता है वो कम से कम 2 से 3 इंच कम से कम उतनी मोटाई का हो, जिसमें बुरादा का उपयोग हो, धान की भूसी है उनका उपयोग करते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान बरसात में जो लिटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। एक तो नमी रहती है वातावरण में, उसकी वजह से अपने आप में गीला होता है, और दूसरा अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी नमी भी उसमें बैठती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कम से कम दिन में एक बार पलटते पलटते रहें। अगर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसको वापस फेंक करके सूखा लिटर उपयोग में लाएं। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। अगर और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है तो उसमें थोड़ा सा मात्रा में चूना का भी आप मिक्स कर सकते हैं लीटर में। उसके अलावा भी आपको जो है बरसात के समय आप देखते हैं कि आसपास मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आसपास कीचड़ इकट्ठा होता है। तो उसकी व्यवस्था हमको बहुत ही समय पर पूर्व में ही व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो, शेड के अंदर न ही शेड के बाहर। जहाँ तक बरसात के ऋतु में आहार प्रबंधन की बात है, तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, उसको संतुलित आहार मिलता रहे। और दूसरा, इनका स्टोर जो फूड का स्टोर है बहुत ही अच्छी जगह जो लीक प्रूफ हो, जहाँ पानी अंदर न जाता हो, सूखे वातावरण में करना चाहिए। बोरों में कोई छेद ना हो, चूहे नुकसान न पहुँचाने पाएँ, और इसके साथ ही साथ उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फंगल इन्फेक्शन, अफ्लाटॉक्सिकोसिस कहलाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में यह धीरे धीरे यह इन्फेक्शन, अगर हम संक्रमित फूड खिलाएंगे मुर्गियों को तो उनकी ग्रोथ में बहुत मार खाता है ना। तो इसकी वजह से हमको अफ्लाटॉक्सिकोसिस से बचाव के लिए बिल्कुल जिसमें नमी रहित जो फूड है उसका संतुलित आहार हमेशा तैयार करके समय समय पर देना चाहिए। दूसरा, एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमको ज़्यादा मात्रा में फूड तैयार करके स्टोर नहीं रखना है। जितना देर तक आप संग्रहित रखेंगे उसमें अफ्लाटॉक्सिकोसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जो उपलब्ध जो जल है, जो पीने का पानी है, वह संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अधिकतर हमारे मुर्गी पालक उपयोग करते हैं बोर का पानी अपनी मुर्गियों के लिए। तो उस समय देखिए कि सबसे पहले तो आप बोर का पानी तो उपयोग करें, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो वाटर सैनिटाइज़र है वो आप डबल डोज में उपयोग करें, ताकि जो संक्रमण की जो संभावनाएं हैं, बरसात का पानी जो मिक्स होता है उसमें, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। और दूसरा, समय समय पर आप बरसात आने के समय और उसके 15-20 दिन के अंतराल में हर बार जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको भी आप विसंक्रमित करते रहें, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण इकट्ठा ना होने पाए। नहीं तो मुर्गियों में मृत्यु दर और बाकी बीमारियां आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक हम टीकाकरण की बात करें, पहला टीका तो हैचरी में ही लग जाता है, जिसको मैरेक्स टीका बोलते हैं। दूसरा टीका 1 हफ्ते पूरा होने के पहले F1 लसोटा का टीका हम मुर्गियों में फार्म में दे देते हैं। ये 1 बूंद नाक में 1 बूंद आँख में दिया जाता है। आजकल लोग सीधे पानी में भी घोल के करने लगे हैं।
जैसे ही दूसरा हफ्ता आता है, एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, गंबोरो बीमारी भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है, तो इस बीमारी का भी टीका हम मुर्गियों को दूसरे हफ्ते में दे देते हैं। फिर तीसरा हफ्ता जैसे ही पूरा होता है, वैसे ही हम एक बार फिर से रानीखेत बीमारी का टीका, जो पहला टीका लगाया था हमने फॉर्म में पहले हफ्ते में, उसी का दूसरा टीका उसमें F1 का लगाते हैं। तो वह ये इस तरह से 3 टीके तो आवश्यक ही हैं। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहां पर गंबोरो बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो चौथे हफ्ते में गंबोरो बीमारी का रिपीट टीका भी दिया जाता है। जो मुर्गी पालक भाई जो लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियां पालते हैं, उनको आगे भी टीकाकरण जारी रखना पड़ता है। जैसे हम R2B का वैक्सीन करते हैं, जो रानीखेत बीमारी होती है, उसका टीका एक और 28 से 35 दिन के बीच में एक और देते हैं, और इसके बाद फिर गंबोरो का एक वैक्सीन और दिया जाता है। इसी तरह से उम्र के और आगे बढ़ने पर उनको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका लगाना पड़ेगा। ये सारे टीके आवश्यक तौर पे लगवाते जाएं तो आपके बीमारियों में, मुर्गियों की बीमारियों में काफ़ी निजात मिलती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। स्टेट्स के नेतृत्व में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हुआ। 12 शहर लंबे समय से बारिश न होने के चलते लोग इंद्र भगवान को मनाने की जुगत में लग गए हैं। 12 मंडी व्यापार संघ द्वारा इंद्र भगवान को मनाने के लिए अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नगला मनका के पास स्कूली बच्चों से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में वर्षा नहीं होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में बादल कहीं कहीं छाए रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान हवा की गति 19 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जब भी आसमान साफ हो तो फसलों में हल्की सिंचाई जरूर करें और किसी भी प्रकार के रसायन का छिड़काव मौसम को देखते हुए करें। इस समय खरीफ की फसलों में सफेद लट कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि आपके खेतों में इस कीट का प्रकोप है तो इसकी रोकथाम के लिए 4 लीटर क्यूनॉल फास 25 ईसी दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करें। प्रदेश के जिन किसानों ने मूंगफली की फसल लगाई है उनकी फसलों पर इस समय टिक्का रोग दिखाई दे रहा है। इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 0.1% का घोल बनाकर अथवा मैनकोजेब 0.2% का घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इस समय भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जैसिड कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही कीट फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं।
अगर कीटों की संख्या कम है तो शुरुआती अवस्था में 5% नीम के बीज का अर्क अथवा नीम का तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि फसल पर कीटों की संख्या अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 1 लीटर दवा का प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर साफ मौसम रहने पर छिड़काव करें। बाजरे के खेत में अथवा आसपास अंजन घास को निराई कर नष्ट करें, क्योंकि बाजरे में अर्गट रोग अंजन घास के द्वारा ही फैलता है। बाजरा, ज्वार एवं मक्का की फसल जिन क्षेत्रों में 3 से 4 सप्ताह की हो गई हो वहां निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालें। साथ ही वर्षा वाले दिनों में यूरिया का उपरिवेशन जरूर करें। इस समय नींबू के बागों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होता है। यदि आपके बागों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हो रहा हो तो डाइमेथोएट 30% दवा 1 मिलीलीटर अथवा इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर सुबह या शाम के समय छिड़काव करें। बेर, आम, नींबू, अनार और आंवला आदि के पौधों को लगाने का अच्छा समय है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि में भविष्य के लिए वर्षा जल की एक बूंद को संरक्षित करें। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं, उनके शेड में पानी जमा न होने दें एवं नियमित रूप से पशुशाला की साफ सफाई रखें तथा पशुशाला को सूखा रखने की कोशिश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव साधुवाली, जिला श्री गंगानगर से लोकेश कुमार ने। आप गाजर की उन्नत किस्मों पर जानकारी चाहते हैं तो लोकेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी फसल है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटस, पूसा, यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इनकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केशर, पूसा वृष्टि प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।